आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्लीट रोड मैप फॉर 12th मैथ्स जेई 2026। 11th बर्बाद है, कैन आई स्टिल क्रैक जेई? सर हमें तो 11th के हमें तो आईआईटी जेई के बारे में आज पता चला है, अभी पता चला है। इसके पहले तो आईआईटी जेई नाम की चिड़िया का नाम ही नहीं सुना था। तो अगर आपको वो आता है, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो यू आर मोर देन क्वालिफाइड टू स्टडी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। यानी कि कहने का मतलब है क्लास 12th का मैथमेटिक्स हैज अ हायर वेटेज इन बोथ जेईई मेंस एज वेल एज एडवांस। क्लास 12th में मतलब कहना चाहिए ये चैप्टर फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बताया जाएगा। तो डू नॉट वरी एट ऑल। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्लीट रोड मैप फॉर 12th मैथ्स जेई 2026। क्लास 11th खत्म हो गया है, क्लास 11th का सिलेबस खत्म हो गया है, आपके एग्जाम्स अभी चल रहे होंगे या फिर हो सकता है खत्म हो गए होंगे। तो अब वक्त है कि क्लास 12th में वापस अच्छे से जुट जाने का, और क्लास 12th के मैथ्स में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। मैं जानता हूं आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे क्लास 12th की जेई को लेकर, क्लास 12th की मैथ्स जेई को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, बहुत सारे डाउट्स भी होंगे। मुझे उम्मीद है कि इस पूरे के पूरे समय में या इस पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान मैं आपके उन्हीं सभी संशय का, उन्हीं सभी डाउट्स का समाधान कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं जानता हूं कुछ ऐसे सवाल, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल, यानी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हर किसी बच्चे के मन में होते हैं। सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कौन सा है? जल्दी से अभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं? तो वह पहला सवाल यह है, 11th बर्बाद है, कैन आई स्टिल क्रैक जेई? तो बहुत सारे बच्चों के मन में संशय रहता है, मेरी क्लास 11th मैंने कुछ खास पढ़ाई नहीं की, है ना, मेरी क्लास 11th बर्बाद हो गई। और अब जब क्लास 11th बर्बाद हो गई, इज देयर स्टिल अ होप दैट आई कैन क्रैक आईआईटी जेई? क्या अभी भी कोई उम्मीद की किरण बाकी है? क्या अभी भी आईआईटी जेई मैं अगर अब से मेहनत करना चालू कर दूं, पिछले साल जो मुझसे गलती हो गई सो हो गई, अगर मैं इस साल से मेहनत करना चालू कर दूं तो क्या मैं अभी भी आईआईटी की इस रेस में सबसे आगे निकल सकता हूं? तो आइए उसका जवाब देने से पहले जानते हैं 11th बर्बाद का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज तो ये जानिए, क्लास 11th जब आप 10th से 11th में आते हैं तो देयर इज अ ह्यूज जंप इन द लेवल ऑफ स्टडीज। कम से कम मैथ्स की बात करें तो आप ये देखेंगे क्लास 10 से जब 11th में आते हैं तो इतना बड़ा झटका लगता है, इतना बड़ा शिफ्ट लगता है, इतना बड़ा शिफ्ट हो जाता है सिलेबस के लेवल में। ऐसा ही शिफ्ट कहीं ना कहीं 8th से 9th में भी होता है, लेकिन वो स्मॉल शिफ्ट होता है। लेकिन 10th से 11th इज अ बिग जंप फॉर एवरीवन, क्योंकि 10th में होता क्या था, हमने सेट पैटर्न पे पढ़ाई की, उसी सेट पैटर्न के क्वेश्चंस किए और उसी सेट पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए, हमने कर दिया, और इस तरह से हमें एक अच्छी परसेंटेज मिल जाती है क्लास 10th में। लेकिन क्लास 11th में सब चीजें बदल जाती हैं। वहां एक सेट पैटर्न से पढ़ाया जरूर जाता है, क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, लेकिन एग्जाम्स में पूछे गए सवाल काफी हद तक जो क्लास में कराए गए सवाल हैं उनसे मैच नहीं करते। कहीं ना कहीं एनालिटिकल थिंकिंग ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस तरह का जो शिफ्ट होता है, जो कहना चाहिए स्टडीज में जो लेवल ऑफ थिंकिंग में शिफ्ट होता है, वो सभी बच्चों के लिए आसान नहीं होता अडॉप्ट करना। तो पहली चीज तो ये, अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ आप ही की 11th बर्बाद है, तो लेट मी अश्योर यू ऐसे बहुत 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 सारे बच्चे होंगे जो बिल्कुल आपकी तरह होंगे, जिनको लग रहा होगा कि उनकी 11th बर्बाद है। तो पहले जाने 11th बर्बाद का मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहला सम टॉपिक्स मिस्ड। सर हमने पढ़ाई तो बहुत अच्छे से शुरुआत की थी, लेकिन बीच में भैया की शादी आ गई, या फिर भैया सर मैं बीमार हो गया, उस कारण से मैं बीच में कुछ लेक्चर्स या कुछ टॉपिक्स अच्छे से देख ही नहीं पाया, और जब मैं वापस लौट कर आया तब तक मेरा पूरा का पूरा जो कहना चाहिए लिंक पढ़ाई से टूट चुका था, और वहां से शायद मुझे थोड़ा कम समझ में आना शुरू हुआ, उसके कारण से मैंने कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए। तो एक कारण ये भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि क्लास 10 से आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बोर्ड्स पास करके आते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल, कहीं ना कहीं वो जो लड़कपन है वो अभी भी हमारे अंदर बचा हुआ है, रह जाता है। तो उस कारण से हम कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक्स को मिस कर देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने कुछ टॉपिक्स मिस किए, या फिर हो सकता है सर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सर मैं एक ओबीडिएंट स्टूडेंट था, मैंने खूब जम के पढ़ाई की है, मैंने सारे लेक्चर्स देखे, मैंने सारी तैयारी भी की,
लेकिन सर उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाया जितनी करनी चाहिए थी। आता सब है लेकिन प्रैक्टिस नहीं की सर, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हर चैप्टर में कॉन्फिडेंस कम है, ये भी हो सकता है। और तीसरा कारण है कुछ पढ़ा ही नहीं सर। हमें तो 11th के, हमें तो IIT JEE के बारे में आज पता चला है, अभी पता चला है। इसके पहले तो IIT JEE नाम की चिड़िया का नाम ही नहीं सुना था, या फिर सर हमने बैच तो ले लिया था लेकिन उसे खरीद कर बस रख लिया था, हमने पढ़ाई नहीं की उस बैच से, कुछ भी नहीं पढ़ा। हमने तो सिर्फ स्कूल गए, NCERT पढ़ी और NCERT के हिसाब से अच्छे से प्रिपरेशन किया, अपना एग्जाम दे आए, अच्छे मार्क्स आ गए। इससे ज्यादा हमने कुछ IIT JEE के लिए नहीं पढ़ा। तो इस तरह से अगर यह तीनों में से कोई भी एक या इससे ज्यादा सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो हम कह सकते हैं कि आपकी 11th एक तरीके से आपने क्या किया, आप सोच रहे होंगे कि आपकी 11th बर्बाद है, ठीक है ना। तो अगर इनमें से आपको अपने अंदर कुछ भी मिलता है तो समझ जाएं कि हाँ यार, आप ये कह सकते हैं कि हाँ आपने क्लास 11th शायद कुछ हद तक बर्बाद कर दी। लेकिन सबसे अच्छी बात, द गुड न्यूज इज, अगर आपने क्लास 11th बर्बाद कर दी, इनमें से कुछ भी आपने ऐसा किया, कुछ टॉपिक्स मिस कर दिए या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर कुछ भी नहीं पढ़ा, तो देन यू कैन मेक अ फ्रेश स्टार्ट फ्रॉम क्लास 12th। सर ऐसा क्यों? ऐसा तो आप शायद इसलिए कह रहे हो ताकि हम बैच एनरोल कर लें या फिर हम पढ़ाई शुरू कर दें। नहीं यार, नहीं, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जब भी मैं कहता हूं कुछ, सिर्फ एक पुख्ता कारण के को सामने रखकर कहता हूं। तो अगर आपकी क्लास 11th बेकार है, आपने कम पढ़ाई की, कॉन्फिडेंस नहीं है, टॉपिक्स मिस्ड हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यू कैन मेक अ फ्रेश स्टार्ट फ्रॉम क्लास 12th एंड स्टिल क्रैक JEE। लेकिन सर क्लास 12th में तो सर क्लास 11th के बहुत सारे टॉपिक्स यूज होते होंगे, तो सर क्लास 12th समझ में कहां से आएगी? आप कह रहे हो हम क्रैक कर लेंगे, ये तो सिर्फ ऐसे ही कह रहे हो आप हमारा मन रखने के लिए। हम कैसे क्रैक कर लेंगे? क्लास 11th के टॉपिक्स नहीं यूज होते क्या उसमें, है ना? क्लास 11th के टॉपिक्स नहीं यूज होते, तो फिर आप ये तो झूठ बोल रहे हो आप कि क्लास 12th भी अभी से हम अगर चाहें तो अभी भी IIT JEE फोड़ सकते हैं, ये तो आप गलत बात कर रहे हो। नहीं, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं यार, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आइए उसे समझने के लिए पहले 12th मैथमेटिक्स को जान लें कि 12th में मैथ्स में क्या क्या आने वाला है, पहले ये जान लें। और उसमें 11th के कौन कौन से टॉपिक्स या एक पूरी की पूरी 11th क्या यूज होने वाली है, क्या ये सब चीजें जान लेते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसकी खुद की प्रॉपर्टीज हैं और इसका क्लास 11 से कुछ लेना देना नहीं है। तो पहला चैप्टर कुछ लेना देना नहीं है भाई इसका, यानी क्लास 11 में अगर आपको जोड़ना, घटाना, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, ये सब आता है, ठीक है। मेथड ऑफ इंटरवल्स आता है ना, डिस्कार्टेड रूल ऑफ इंटरवल आता है जिसे कहते हैं। तो अगर आपको वो आता है, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो यू आर मोर देन क्वालिफाइड टू स्टडी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। कैलकुलस, हाँ सर हमने बहुत सुना है कैलकुलस के बारे में, कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और क्लास 11 बर्बाद है तो कैलकुलस कहां से समझ में आएगी? तो लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, कैलकुलस में जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ोगे वो है रिलेशन फंक्शन। सर रिलेशन फंक्शन तो आपने 11th में ही पढ़ाया था, तो सर अब निश्चित सी बात है, जब रिलेशन फंक्शन 11th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा दिया तो 12th में तो उसके आगे से ही शुरुआत करेंगे, तो सर हमें तो समझ में ही नहीं आएगा। नहीं, गलत बात है। रिलेशन फंक्शन जो भी आपको पढ़ाएगा बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाएगा, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। यानी क्लास 11 में पढ़ा, ढंग से पढ़ा, नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा। और ये भी एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसका भी क्लास 11 से लेना देना नहीं है। फिर भी इनइक्वालिटी सॉल्विंग यानी मेथड ऑफ इंटरवल्स, ट्रिग्नोमेट्री और थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, मैंने इस चैप्टर में किस किस का नाम लिया? इस चैप्टर में मैंने नाम लिया इनइक्वालिटी सॉल्विंग, ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक। इसमें भी एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री, इनइक्वालिटी सॉल्विंग और क्वाड्रेटिक, सब उस 3 चैप्टर काम आ रहे हैं। हाँ 11th के भी तो ये 3 चैप्टर काम आ रहे हैं। ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, बाकी इसके खुद के इंडिपेंडेंट फॉर्मूलाज हैं, खुद के इंडिपेंडेंट लॉजिक्स हैं, उसकी मदद से प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं। तो यहां भी 11th की कुछ खास जरूरत नहीं है सिवाय ट्रिग्नोमेट्री के। LCD, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इसमें ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी बेसिक सी जानकारी होना और क्वाड्रेटिक की जानकारी होना बहुत है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। सर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी तो आपने 11th में पढ़ाया था, तो सर अब तो उसके आगे से पढ़ाएंगे? नहीं, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की अगर बात की जाए तो यहां भी बहुत बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से, लेक्चर नंबर 1 से
बिल्कुल जहां लिमिट क्या होती है, कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, वहां से शुरू किया जाएगा और पूरा एंड तक कवर किया जाएगा, मेंस टू एडवांस पूरा, ठीक है ना। तो इसलिए आपने लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी 11th में पढ़ा या नहीं पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आकर पूरा का पूरा चैप्टर वेरी स्क्रैच फ्रॉम द वेरी बेसिक्स कवर किया जाएगा। अगला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें मैक्सिमा, मिनिमा, मोनोटोनिसिटी, टेंजेंट नॉर्मल, है ना, रेट मेजर जैसे टॉपिक्स आते हैं। इस टॉपिक का 11th से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा 10th के अगर कुछ फॉर्मूला याद है आपको, वॉल्यूम ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब के सारे फॉर्मूलाज याद हैं, बहुत है, बस ज्यादा नहीं चाहिए हमको, इतना याद है तो बहुत है, ठीक है। फिर आता है इंटीग्रेशन, बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है, 11th की कोई खास जरूरत नहीं है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, है ना, साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, वो सब पता होना चाहिए। एरिया अंडर द कर्व इंडिपेंडेंट चैप्टर है, 11th का कोई जरूरत नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन 11th का कोई जरूरत नहीं। तो आपने अभी तक देखा कि हमने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पूरा कैलकुलस कवर कर लिया और 11th का कुछ खास यूज नहीं है। 11th के अगर किसी चैप्टर का थोड़ा भी यूज है तो वो है ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथमेटिक्स और साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपने ये अच्छे से कर रखा है ना, अगर आपने अपने लेवल पर भी पढ़ रखा है तो चिंता की कोई बात नहीं। सर हमने तो उस लेवल पे नहीं पढ़ रखा, आईटीजे लेवल पर हमने 3 चैप्टर पढ़े तो जरूर हैं सर, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा है, क्वाड्रेटिक भी पढ़ा है, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी भी आती है, लेकिन सर आसान आसान सवाल किए हमने, तो ज्यादा मुश्किल तो कुछ किया नहीं है। फिक्र की कोई बात नहीं है। जब यहां पर जब भी जरूरत होती है तो क्लास में शुरुआत में वो सारे बेसिक टूल्स से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, उनको एक अच्छे लेवल तक पढ़ाया जाएगा, फिर उनका यूज किया जाएगा, तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कहने का मतलब अगर आपने एक लेवल तक पढ़ रखा है, आपको लगता है आपने आईडीजे लेवल तक नहीं पढ़ रखा, तब भी कोई फिक्र की बात नहीं है। वो सारे के सारे मैथमेटिकल टूल जो भी क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री और यूज होंगे, टीचर डेफिनेटली क्लास में बता देता है कि हाँ हमने ये यूज किया और ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, सब बता देता है। तो यहां तक आए। अब आते हैं वेक्टर 3D, इंडिपेंडेंट चैप्टर, 11th का कोई यूज नहीं है। प्रोबेबिलिटी, हाँ इसमें थोड़ा यूज हो सकता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अच्छी बात यह है प्रोबेबिलिटी पढ़ाने से पहले आपको पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक अच्छा सा रिवीजन करवाया जाएगा, जहां परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो नेसेसरी पार्ट है जो प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, सब कुछ बता दिया जाएगा, कोई भी पार्ट छोड़ा नहीं जाएगा। तो अगर आपने पीएनसी नहीं पढ़ रखा या थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी 11th बिल्कुल बर्बाद है, हमने कुछ नहीं पढ़ा, इस कारण से हमारी क्लास 12th भी बर्बाद हो जाएगी, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं, शायद आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 12th इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्लास 11th टू अ लॉट, है ना। तो क्लास 11 से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक और बेसिक मैथ्स जरूर थोड़ा पढ़ा होना चाहिए। नहीं भी पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, टीचर आपको जब फंक्शन रिलेशन पढ़ाएंगे, इन सब में आपको वो सारे के सारे बेसिक जो चीजें हैं वो सब रिवाइज करवा दी जाएंगी, वो सब बताई जाएंगी बिल्कुल स्क्रैच से। तो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपके मन से वह डर निकल गया होगा कि सर मैंने 11th ढंग से नहीं पढ़ी। इज देयर स्टिल अ चांस? There is not chance, there is a certainty that you can still crack JEE. चांस छोड़ो, सर्टेनिटी है यार। अगर तुम ढंग से पढ़ाई करोगे, जो गलतियां तुमने 11th में की वो अब नहीं करोगे, तो भैया चांस छोड़ो, सर्टेनिटी है कि यू विल क्वालिफाई फॉर IIT JEE एडवांस इवन। ठीक है। एक और अच्छी खबर, सर वाह आप तो एक से एक अच्छी खबर बताते जा रहे हैं बीच बीच में। एक और अच्छी खबर यह है कि अगर आप मुझसे पूछें कि 12th का जो मैथ्स है, तो आप 11th और 12th, अगर ये मैथ्स की बात मैं करूं तो सर इसमें से कितना परसेंट पूछा जाता है, कितना परसेंट वहां पूछा जाता है। तो लेट मी टेल यू, जेईई मेंस में अगर मैं बात करूं मेंस की, तो 45% तो यहां से और 55% के करीब यहां से पूछा जाता है। 45 से 55% इधर 12th में 55 और 45%, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं IIT JEE की, तो हो गया मेंस,
ये तो हो गया मेंस। और अगर मैं एडवांस की बात करता हूं तो भाई यहां 30%, 70% 12th से, यानी कि कहने का मतलब है क्लास 12th का मैथमेटिक्स हैज अ हायर वेटेज इन बोथ जेईई मेंस एज वेल एज एडवांस, दोनों में उसका वेटेज ज्यादा है ना। जेईई मेंस में जैसे अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से भर भर के सवाल आते हैं, भर भर के सवाल आते हैं, है ना। वेक्टर 3D से आते हैं, कैलकुलस से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लास 11 से भी सवाल आते हैं डेफिनेटली, 45% वेटेज है लगभग उसका, लगभग बता रहा हूं भाई, है ना। ये स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हाँ एडवांस में तो लगभग ऐसा ही रहता है 30 to 70, मेंस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो ऐसा रहेगा। तो खुशखबरी क्या है कि अगर आपने क्लास 12 लग के पढ़ लिया तो क्लास 11 बहुत अच्छे से, मतलब तब आपका जेईई एडवांस में और जेईई मेंस में एक बहुत अच्छा चांस बनता है सक्सेस का। तो इसलिए बिल्कुल भी मत डरिए। अच्छा, कई बार हम अपने आप को बहुत कम भी आंकते हैं, कई बार हमको लगता है कि हम बहुत कम पढ़ाई कर रहे हैं, हमने बहुत कम पढ़ाई कर रखी है। अगर 45% चीजें रिक्वायर्ड हैं कहां पर, जेईई मेंस में, तो फिर भी तो कम से कम आपने 10 to 20% तो ढंग से पढ़ रखा होगा। ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। तो आप ये मानिए कि 55 + 20% लगभग 75% अभी भी गेम आपके हाथ में है, और बचा हुआ जो थोड़ा बहुत परसेंटेज है वो हम कवर करेंगे, साथ साथ में थोड़ा रिवीजन करेंगे, क्लास 11 के टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे साथ साथ जब भी समय मिलेगा, और क्लास 11 भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको बिल्कुल आश्वस्त हो जाना चाहिए कि क्लास 11 और क्लास 12 में, क्लास 12 का वेटेज डेफिनेटली कॉम्पिटिशंस में ज्यादा रहता है, 11th का वेटेज कम रहता है। और अगर आपने 11th अच्छे से नहीं पढ़ी तो क्लास 12 इज स्टिल, there is a class 12, there is still a ray of hope, and there is a not a ray of hope, rather it is a certainty if you study well। अब अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो। अब अगला सवाल, तो एक बार आपको ये तो समझ में आ गया अच्छे से कि हाँ भाई क्लास 11th और क्लास 12th, 11th का वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ऐसे बहुत सारे बच्चे सुनेंगे, देखेंगे आप इंटरनेट पे, अगर आप सर्च करेंगे, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे पीडब्ल्यू में जो क्लास 12th, जिन्होंने क्लास 11 जिनकी बर्बाद थी आपकी तरह, और उन्होंने क्लास 12 में अच्छे से लगकर पढ़ाई की, और उनके परसेंटाइल्स आप देखिए 99.89, 99.78, 99.88, इस तरह के परसेंटाइल्स उन्होंने जेईई मेंस में हासिल किए हैं, और फिर जेईई एडवांस भी फोड़ा है। तो इसलिए ये सिर्फ ऐसा सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको लॉजिकली बताया भी जा रहा है कि ऐसा क्यों है। और दूसरा, साथ साथ हमारे पास एग्जाम्पल्स भी हैं, ऐसे बहुत सारे अनगिनत बच्चे हैं जिनकी 11th अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्लास 12 अच्छे से पढ़ाई किया, और जेईई मेंस छोड़ो, जेईई एडवांस तक छोड़ा। फिर बात करते हैं दूसरा सवाल, सर कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने आपको बता दिया जो चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पढ़ लेने चाहिए, वो है बेसिक मैथ्स, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स, ये पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा क्वाड्रेटिक, ठीक है, और साथ में आपको पढ़ लेना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा क्लास 12 में, मतलब कहना चाहिए ये चैप्टर फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है यार, सब कुछ बताया जाएगा क्लास में, सो डू नॉट वरी एट ऑल। फिर अगला आता है विच इज टफर। सर 11 तो बहुत टफ थी, मैंने आपको पहले ही बताया, क्लास 10 से जब क्लास 11 में आते हैं तो सबसे बड़ा शौक यही लगता है कि यार 10th में तो जो पढ़ा वही एग्जाम में आया, जो सवाल किया उसमें सिर्फ डेटा चेंज हो गया, वही सवाल आ गया, बल्कि कई बार तो वही का वही सवाल जो क्लास में रखा है वही आ जाता है। लेकिन मेंस और एडवांस में ऐसा नहीं होता, एनालिटिकल थिंकिंग यूज होती है। तो क्लास 11 डेफिनेटली टफ लगती है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो क्लास 11 में जो टॉपिक्स हैं डेफिनेटली सर्टेनली टफर साइड पर हैं, क्योंकि वो टॉपिक्स क्लास 10th के बच्चे के लिए कुछ ऐसे जो कभी ना देखा, कभी ना सुना, कभी ना जाना, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, है ना, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, जो कभी ना सुनी, कभी ना जानी, हर चीज नई है। लेकिन क्लास 12 में जब आप आएंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीजें नई नहीं होंगी, सुना सुना नहीं लगेगा, मैक्सिमम चीजें सुनी सुनी लगेगी। तो इसलिए क्लास 12 अगर आप देखेंगे, वैसे भी क्लास 12 इज ईजियर, क्लास 12 ईजियर है क्लास 11 से, क्लास 12 मैथ्स इज ईजियर, ये ज्यादा आसान है। तो कहने का मतलब है कि जो दिक्कत आपको क्लास 11 में पढ़ते वक्त आई थी, चीजें बहुत मुश्किल लग रही थी, उस तरह की दिक्कतें क्लास 12 में नहीं आने वाली है।
चीजें आसान लगेंगी। आपको लगेगा अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, क्लास 11 में इतना कुछ था, ये तो आसान है यार, ये भी आसान है। तो चीजें बड़ी आसान लगने वाली हैं एज फार एज क्लास 12th इज कंसर्न्ड। तो क्लास 12th में चीजें आसान लगने वाली हैं। सर चलिए ये तो सब अच्छा हो गया, गुडी गुडी हो गया, 11th बर्बाद हो गई, कोई बात नहीं, संभाल लेंगे। दूसरा, कौन से चैप्टर हमें ज्यादा अच्छे से देखने हैं 11th के, वो भी हमने जान लिया। फिर हमें ये भी पता चल गया कि क्लास 12th में जाके डरना नहीं है, क्लास 12th तो आसान है, 11th से कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। लेकिन सर ये सब ठीक हो गया, लेकिन सर बोर्ड का एग्जाम भी तो आएगा, उसका क्या करेंगे, उसका कैसे करना है, वो तो आपने बताया ही नहीं। तो बोर्ड एग्जाम के बारे में मैं आपको बता दूं, क्लास 12th में जब पढ़ाते हैं तो साथ साथ एनसीईआरटी से भी होमवर्क देते चलते हैं, ताकि आपका बोर्ड वाला जो एंगल है वो पूरा अच्छे से हो जाए, और साथ साथ बीच बीच में लेक्चर्स अपलोड होते रहते हैं जहां पर एनसीईआरटी के टॉपिक्स के एक्सरसाइजेस के डिस्कशन भी होते रहते हैं। तो एक साथ तो कहना चाहिए एक तीर से दो निशाने। और दूसरी चीज, क्लास 12th का जो मैथ्स है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, जेईई मेंस का जो या एडवांस का जो भी कोर्स होगा, वह सब उसके वो पूरा का पूरा इसका एक सबसेट होगा। मतलब कहने का मतलब है योर बोर्ड सिलेबस विल बी ए सबसेट ऑफ द जेईई मेन सिलेबस और जेईई एडवांस सिलेबस, यानी पूरा का पूरा बोर्ड का जो आपका सिलेबस है वो पूरा जेईई मेंस के अंदर पहले से कवर्ड होगा। ठीक है ना। हो सकता है जैसे मुझे याद है लीनियर प्रोग्रामिंग को छोड़ के बाकी सब कुछ कवर्ड है जेईई मेंस का इधर, और शायद अब तो लीनियर प्रोग्रामिंग शायद हट भी गया हो। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग छोड़ो बाकी सब कुछ कवर्ड है, सब कुछ रिलेशन जो भी क्लास 12 में आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा वो सब का सब जेईई मेंस के सिलेबस में कवर्ड है। और साथ साथ एनसीईआरटी का होमवर्क भी साथ साथ देते रहते हैं हम आपको। तो एनसीईआरटी का होमवर्क जब क्लास में साथ साथ चलता रहता है, एनसीईआरटी भी कवर होती रहती है, और साथ साथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के डिस्कशन वीडियोस भी अपलोड होते रहते हैं, तो आप वो भी देखेंगे। तो बोर्ड की सिलेबस, बोर्ड की आपकी चिंता खत्म, बोर्ड साथ साथ हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैथ्स में तो कम से कम चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूं, जब आप क्लास में पढ़ लेंगे बोर्ड का, मतलब क्लास में जब आपको पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर जब आप आगे जाकर एनसीईआरटी देखेंगे, करनी जरूर चाहिए उसको, कई बच्चे करते नहीं है, बहुत आसान आसान समझते हैं, लेकिन सच में होता क्या है, पहला क्वेश्चन तोता उड़ मैना उड़ इस तरह से क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है ना। तो बहुत आसानी से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। यह बात मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे इस चीज को। तो बोर्ड की चिंता खत्म, बोर्ड नहीं, कोई चिंता नहीं, है ना। कवर्ड साइड बाय साइड, कवर्ड साइड बाय साइड, कवर्ड साइड बाय साइड। फिर नोट्स बनाने हैं क्या भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सर नोट्स बनाने हैं क्या, क्या पता सर इस बार पीडब्ल्यू में हमें हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएं, तो सर फिर क्या नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या, सर नोट्स बनाने चाहिए क्या। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि नोट्स जरूर बनाने चाहिए। नोट्स बनाने से बहुत सारे फायदे होते हैं, कम से कम 2 फायदे तो मैं आपको अभी गिना सकता हूं। पहला फायदा ये कि नोट्स रिवीजन का सबसे अच्छा टूल है, और वह भी नोट्स जो आपकी खुद की हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं, जहां छोटी छोटी बातें आपने लिखी हैं जिस पर आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, वो कारण भी आपने लिखे हैं, तो वो नोट्स एक परफेक्ट टूल बन जाते हैं रिवीजन करने के लिए कम समय में। अब मान लीजिए एक चैप्टर है, उसमें किसी टीचर ने 15 घंटे लगाए, यानी 15 लेक्चर्स लिए कवर करने में। अब 15 लेक्चर्स, अब आपको जब रिवीजन करना है तो आपके पास वो 15 लेक्चर्स दोबारा देखने का समय नहीं होगा, तो उस वक्त क्या काम आएगा, आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स। खुद के नोट्स काम आएंगे, जो आपको उन 15 लेक्चर्स का पूरा जो समरी है, जो अच्छे अच्छे सवाल क्लास में कराए गए हैं, वो सारे आपके आंखों के सामने से गुजर जाएगा चंद घंटों में। तो नोट्स वहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा, नोट्स लिखने से क्लैरिटी और बढ़ती है। सिर्फ वीडियो देखते रहने से क्लैरिटी उतनी नहीं आती, जबकि आप जिस चीज को लिखते हो तो अगला स्टेप, पहला कैलकुलेशन किया, फिर उसके बाद जब आप अगला स्टेप लिखते हो तो उसको आप पहले स्टेप के साथ रिलेट कर पाते हो, और आप समझ सकते हो कि ये कैसे आया, क्योंकि आप उसे खुद कैलकुलेट कर रहे हो। तो इसलिए क्लैरिटी भी बढ़ती है। तो इसलिए नोट्स जरूर बनाने चाहिए, लेकिन नोट्स बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप क्लास के साथ साथ नोट्स बना सकें, अगर आपके समझने की जो क्षमता है वो हैम्पर ना हो और आप क्लास के साथ साथ नोट्स बना सकें, तो जरूर बनाने चाहिए क्लास के साथ। और उसमें जो लूप होल्स रह जाएं, जो कमियां रह जाएं, वो क्लास के एंड होने के बाद हम कवर कर सकते हैं। तो नोट्स बनाना काफी अच्छा है, अगर आप बनाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, कारगर ही रहेगा। मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे बेस्ट जो नोट्स होते हैं वो नोट्स होते हैं आपके खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स, वो सबसे अच्छे होते हैं और वो लंबे समय तक आपकी मेमोरी में भी रहते हैं। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, हाँ एक ही है, सर कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा,
पढ़ना पड़ेगा। कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? सर कितने घंटे पढ़ें ताकि सिलेक्शन श्योर हो जाए? कितने घंटे? सर 7 घंटे पढ़ना, 8 घंटे पढ़ना, 10 घंटे पढ़ना? आप बता दो बस एक बार बस आप बोल दो कितने घंटे पढ़ना है, हम उतने घंटे पढ़ेंगे और जेई में सिलेक्शन लेकर आएंगे। तो प्लीज बता दीजिए कितने घंटे पढ़ना है। तो भाई मैं आपको यहां एक चीज बोल दूं, अगर आप सिर्फ घंटे गिन रहे हैं कि कितने घंटे पढ़ना है ना, तो मैं तो क्लास में अक्सर कहता हूं जो गिनेगा घंटे है ना उसे मिलेगा घंटा। तो घंटे नहीं गिनने हैं, आपको करना क्या है? घंटे नहीं गिनने हैं, आपको क्वालिटी ऑफ आउटपुट देखना है। आपको क्वालिटी ऑफ आउटपुट देखना है। घंटे ऐसी कोई समय सीमा नहीं है कि इतने घंटे पढ़ने पर सिलेक्शन होगा और इससे कम करने पर सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बच्चे हैं जो 4 घंटे पढ़ते हैं और 4 घंटे पढ़ने के बाद जेईई एडवांस भी क्वालिफाई कर लेते हैं। ऐसे बच्चे हैं जो 6 घंटे पढ़ते हैं और खूब मेहनत करते हैं, 4 से ज्यादा पढ़ते हैं और फिर वो जेईई एडवांस वो भी क्वालिफाई कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 6 घंटे में काम नहीं चलता, वो 10 घंटे पढ़ते हैं और फिर जेईई एडवांस तक क्वालिफाई कर लेते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल कैपेबिलिटी एंड योर प्लानिंग। आप अपने दिन को कैसे प्लान करते हैं, आप अपने दिन को कैसे चलाते हैं। आप सुबह उठकर पहले दिन पूरा का पूरा दिन की जो प्लानिंग है वो आपके दिमाग में पहले से क्लियर होती है या नहीं होती है? आप रैंडम कुछ भी उठाकर पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं? ये सब चीजें डिफाइन करती हैं कि कितना घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप एक स्ट्रैटेजिकली मूव करेंगे, एक वेल थॉट ऑफ प्लान के अंडर मूव करेंगे, तो डेफिनेटली जो समय है वो सही लगेगा, मतलब उतना ही समय लगेगा जितना लगना चाहिए। लेकिन अगर आप इधर उधर ज्यादा भटकेंगे तो फिर चीजें खराब होंगी। तो इसलिए एक वेल थॉट ऑफ स्ट्रैटेजी के अंडर मूव करते रहिए, है ना। और रोज सुबह उठकर, जैसे क्लास में बताते हैं, आज तो पहले ही बता देते हैं कि रोज सुबह उठकर यू शुड हैव अ पॉकेट डायरी। एक पॉकेट डायरी आपके पास होनी चाहिए, छोटी सी डायरी। और आप उस डायरी के जो पेज हैं, फर्स्ट पे मतलब जो पेजेस हैं, उसके एक पेज पर यह लिख लें, क्या? टारगेट टुडे। और ये आप आज से ही करना शुरू कर दें। ठीक है, टारगेट टुडे यहां लिख दें कि आज मुझे क्या क्या करना है, व्हाट ऑल आई हैव टू डू टुडे। तो आपको उसमें ऊपर लिख देना है टारगेट टुडे। और टारगेट टुडे लिखने के बाद आपका यहां टारगेट 1, फिर यहां टारगेट 2। और ये टारगेट रियलिस्टिक रखिएगा। ऐसा नहीं कि आज मैं फिजिक्स भी खत्म कर दूंगा, आज केमिस्ट्री भी, और आज सब कुछ हो जाएगा, आज दुनिया ही खत्म कर दूंगा मैं, ऐसा नहीं। एक रियलिस्टिक टारगेट रखिए और यहां पर कोई टाइमलाइन मत रखिए। ठीक है ना, अगर टाइमलाइन रखना चाहते हो तो रख लीजिए, नहीं तो कोई टाइमलाइन मत रखिए, बहुत ज्यादा अपने आप को बांधिए मत। यहां पर क्या करें, जब ये T1 अचीव कर लें आप, तो आप यहां इसको कट कर दें और यहां लिख दें टारगेट अचीव्ड। आप एक बार करके देखें, मैं सही कह रहा हूं, आप पूरा दिन तरसेंगे कि यहां टारगेट अचीव लिखना है मुझको, और उसी मोटिवेशन के साथ, उसी पुश के साथ आप पढ़ते रहेंगे। फिर जैसे ये लिखेंगे, यहां काट दीजिए और यहां लिखिए टारगेट अचीव। जब रात तक पूरा हो जाए काम, तो यहां लिखिए मिशन ऑफ डे अकम्प्लिश्ड, मिशन ऑफ डे अचीव्ड, मिशन ऑफ डे अचीव्ड, एंड दैट इज इट, दैट सेज द स्टोरी। तो अगर आप इस तरह से डिसिप्लिन मैनर में मूव करेंगे तो टाइम भी कम लगेगा, जुडिशियसली यूज भी होगा, और आप एक नॉन रास्ते पर अपने टारगेट की तरफ लगातार बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से हमने आपके मन में उठने वाले बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया है। आपको जो लक्ष्य बैच है, जो अभी आपका बैच है, जो भी आप ज्वाइन करोगे, उस बैच में आपको नोट्स भी, हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे बैच के साथ ही। यानी आप ऐप पर जाकर जो हमारे पीडब्ल्यू के हैंड रिटन नोट्स होंगे, उन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। बहुत ही आसान सी सिंपल लैंग्वेज में लिखे गए हैं, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो आप उन नोट्स की मदद से अपने नोट्स को और एनरिच कर सकते हो। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो पीडब्ल्यू ऐप पर जाकर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी एक्सेस कर सकते हैं। तो पीडब्ल्यू ने यह अब आपके लिए और भी बेहतर कर दिया है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी समय ही नहीं होता हैंड नोट्स लिखने का, क्योंकि अगर वो नोट्स लिखते हैं तो क्लास में ढंग से समझ में नहीं आता, और क्लास के बाद अगर नोट्स बनाते हैं तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए उपयोगी यह रहेगा कि पीडब्ल्यू के हैंड रिटन नोट्स जो आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, वह हैंड रिटन नोट्स को आप एक्सेस करिए। बहुत आसान सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, सबको समझ में अच्छे से आ जाएगा उन नोट्स के द्वारा। ठीक है,
लेकिन जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे, देखो पहली चीज तो ये है कि नोट्स बनाने चाहिए खुद से। अगर आप नहीं बना पा रहे, आपको समझने में दिक्कत आती है, क्लास के बाद बहुत ज्यादा समय लगता है, तो उसके लिए एक काम ये हो गया। लेकिन फिर भी आपको जब क्लास देखते हो तो उस वक्त क्लास देखते वक्त आपको एक रफ कॉपी के साथ बैठना है, ताकि टीचर बीच बीच में जो कैलकुलेशन करता है एक के बाद अगला स्टेप, वो स्टेप्स आप खुद से इवैल्यूएट करें, ताकि आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो क्वेश्चन की कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैसे आया और उसके बाद उससे अगला स्टेप कैसे आया, ये आप समझ सके। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर एक बहुत अच्छा फीचर मैंने आपको बता दिया, पीडब्ल्यू की तरफ से आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। दिस इज द बेस्ट थिंग हियर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, बच्चों के मन में जो एक सवाल और रहता है, जो अभी अभी मेरे दिमाग में आया, वो ये है, कोई और बुक्स करनी पड़ेंगी क्या? कोई और नया मटेरियल करना पड़ेगा क्या? क्या कुछ और नई बुक्स खरीद लूं क्या? मेरे भैया बता रहे थे, उन्होंने ये किताब पढ़ी थी, क्या मैं भी वही किताब खरीद लूं क्या? तो पहली चीज तो यह जान लीजिए, किताब सारी अच्छी हैं, आप कोई भी खरीद सकते हैं, खरीद कर। और जब हम क्लास 12th में या क्लास 11th में जब हम आते हैं, नया नया पढ़ाई शुरू करते हैं, तो बहुत ज्यादा जोश होता है। उस जोश में हम जाकर बहुत सारी किताबें खरीद लाते हैं मार्केट से और लाइब्रेरी बनाते हैं पूरे घर में। वह घर में लाइब्रेरी बना के बैठ जाते हैं उन किताबों की। और सच मानिए, पूरा साल वो किताबें यूज ही नहीं हो पाती, क्योंकि क्लास में ही इतना कुछ हो जाता है कि उन किताबों को कुछ पढ़ने का करने का समय ही नहीं मिलता। तो निचोड़ क्या हुआ कि हमें कोई हरी गुलाबी पीली, है ना, कोई किताब करने की जरूरत नहीं है। जो भी टीचर क्लास में बताएगा, आप वो चीज जैसा टीचर बता रहा है उसी हिसाब से चलिए। अगर वो कोई मटेरियल बता रहा है तो आप वो करिए, अगर वो कोई बुक बता रहा है तो रेफरेंस बुक बता रहा है तो वो पढ़िए। टीचर की सलाह के बिना कुछ भी करना घातक हो सकता है। क्लास जो आपकी होगी वो एक फुल न्यूट्रिशन होगा, उसमें सारे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल सब कुछ होंगे, है ना। उसके अलावा आपको बाहर से कुछ और हेल्थ प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ वहीं हो जाएगा। तो सर हमें विटामिन डी डेफिशिएंसी का क्या होगा? बेटा वो सब क्लास में कवर हो जाएगी, सब कुछ कवर होगा सर, एडवांस लेवल सब कुछ होगा भैया। तो आपको कुछ और मटेरियल बाय करने की जरूरत, नो नीड टू बाय बुक्स, नो नीड टू बाय एक्स्ट्रा बुक्स या मटेरियल, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे फालतू हैं, है ना, अगर आपके पास पैसे फालतू हैं तो भैया दान कराइए, मंदिर में किसी का भला कराइए, मस्जिद में जाकर किसी का भला कराइए, गुरुद्वारे में जाकर किसी का भला कराइए, चर्च में जाकर किसी का भला कराइए, हॉस्पिटल में जाकर किसी का भला कराइए। लेकिन अभी ये सब की जरूरत नहीं है। नो नीड टू बाय एक्स्ट्रा बुक्स, ओनली फॉलो योर टीचर। ब्लाइंडली। तो सबसे बड़ी बात, ओनली फॉलो योर टीचर एंड दैट टू ब्लाइंडली, यानी टीचर पर विश्वास नहीं, अंधविश्वास रखें। टीचर अगर कोई बुक कह रहा है तो वो ले सकते हैं, अगर टीचर ने कोई बुक रिकमेंड नहीं की तो कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स जो डेफिनेटली होमवर्क में आपको दिए जाते हैं, पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स में सब कुछ कवर्ड है, जेई मेन से जेई एडवांस से पीवाईक्यू सब कुछ कवर्ड है पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स में। उसके अलावा कुछ और नई चीज करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही समय मिलेगा, समय भी नहीं मिलेगा। अगर आप सच में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको समय भी नहीं मिलने वाला आपको समय। तो कोई ये मन में बहुत सारी, सर मैं कौन सी किताब खरीद लूं, कौन सी किताब मेरे भैया बता रहे थे वो वाली किताब कर लूं, सर क्या मैं अभी से पढ़ाई कर लूं, क्या मैं ये किताब अभी से कर लूं? नहीं भैया, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जो क्लास 11 के चैप्टर्स बताए हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करिए, और क्लास 12 जैसी शुरू होती है आपकी क्लासेस, लग जाइए साथ में। ठीक है, तो यह चीज जरूर याद रखिएगा, कुछ और ज्यादा भटकना नहीं है ना। तो ये चीज एक छोटी सी लाइन थी कि आईआईटी की तैयारी करने घर से निकलता है वह भोला भाला, है ना। आईआईटी की तैयारी करने घर से निकलता है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, असमंजस में है वो भोला भाला। आईआईटी की तैयारी करने घर से निकलता है पढ़ने वाला, दोबारा बोलता हूं, आईआईटी की तैयारी करने को घर से निकलता है पढ़ने वाला, अलग अलग राह बतलाते सब, असमंजस में है वो भोला भाला।
रसमंजस में है वो भोला भाला। रहा तुझे मैं एक बतलाता हूं, रहा तुझे मैं एक बतलाता हूं, रहा एक पकड़ चल, रहा एक पकड़ चल, पा जाएगा अपनी मधुशाला। यानी कहने का मतलब है जब आप आईआईटी की प्रिपरेशन करने निकलते हैं तो अलग अलग तरीके से इनपुट्स आते हैं, कोई भैया, कोई दीदी, कोई आपका सीनियर, या फिर कोई आपके पड़ोस में रहने वाला बच्चा, या फिर आपके कोई मामा का लड़का या ताऊ जी का लड़का, आपको अलग अलग पथ बतलाएंगे, सब ये कर लो वो कर लो, है ना। तो आप कंफ्यूज रहते हो, आपको समझ में नहीं आता करना क्या है। तो भाई मेरी बात सुनो, बस एक राह पकड़ चला चल, पा जाएगा अपनी मधुशाला। कहने का मतलब क्या है कि जो टीचर कह रहा है बस उसको ब्लाइंडली फॉलो करते चलो, कब तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो कीप दैट इन माइंड, हैव ब्लाइंड फेथ ऑन योर टीचर्स। जो भी आपको पढ़ा रहा है उस पर विश्वास नहीं अंधविश्वास करना है, और जो वो कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए आपके लिए, आपको वो फॉलो करते रहना है। क्यों? क्योंकि आप तो जेईई मेंस या जेईई एडवांस का एग्जाम शायद पहली बार देंगे, लेकिन वह जो टीचर्स आपके सामने खड़े होंगे आपकी क्लासेस में, वो डेफिनेटली आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे। उनको पता होगा कि किस तरह से, किस रास्ते से आपको ले जाना है सेफली अपनी मंजिल तक। तो हैव फेथ इन योर टीचर्स। तो टीचर्स पर पूरा का पूरा विश्वास रखिएगा और वह विश्वास को रखकर आगे बढ़ते रहिएगा। अब एक सवाल और मन में आ सकता है कि सर क्लास 11th हमने मान लिया बर्बाद है, क्लास 12th में क्लास 12th भी अच्छी करके हम ठीक ठाक परसेंटाइल या ठीक ठाक जेईई एडवांस में भी सिलेक्शन ले सकते हैं, तो क्या क्लास 11th के टॉपिक्स हम पढ़े ही नहीं? देखिए मैं आपको यह कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं टॉप मोस्ट रैंक टारगेट कर रहे हैं जेईई एडवांस में, है ना, एडवांस में बहुत अच्छे रैंक टारगेट कर रहे हैं और साथ में जेईई मेंस में बहुत 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 अच्छा परसेंटाइल आप टारगेट कर रहे हैं, तो क्लास 11th के जो टॉपिक्स हैं वो साइड बाय साइड आप कवर करते रहिए। जैसे मुझे याद है एक लड़की का नाम याद आ रहा है, धनश्री गौड़, वो हमारे पिछले मतलब लक्ष्य बैच में ही थी, और वह लड़की ने क्लास 12, उसकी क्लास 11 बिल्कुल बर्बाद थी, तो क्लास 12 में उसने क्लास 12 के साथ साथ थोड़ा थोड़ा समय निकालकर क्लास 11 के टॉपिक्स को साथ साथ कवर किया, और एंड देन शी गॉट अ वेरी गुड परसेंटाइल इन जेईई मेंस। तो कहने का मतलब है कि आप ये ना सोचें कि क्लास 11th गलत बर्बाद होगी तो क्या क्लास 12 में उसका कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला। क्लास 12 इंडिपेंडेंट है। लेकिन क्या क्लास 11 पढ़नी ही नहीं है? नहीं भाई, वो भी उसके भी तो क्वेश्चंस आएंगे, उसके भी तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो साइड बाय साइड, तो कहने का मतलब इस चीज को बहुत दिमाग में सेग्रीगेट कर लीजिए कि क्लास 11th की वजह से क्लास 12th अफेक्ट नहीं होने वाली, पहली चीज। तो क्लास 12 में कोई हिंड्रेंस फेस नहीं करेंगे आप क्लास 11th की वजह से। तो अगर आपने क्लास 11th बर्बाद कर दी तो क्लास 12th बहुत अच्छे समझ में आएगी, सब चीज समझ में आएंगी, जेईई एडवांस, जेईई मेन से लेकर जेईई एडवांस तक की तैयारी आप अच्छे से करेंगे। लेकिन क्या क्लास 11th के टॉपिक्स पढ़े ही नहीं, उनको भी साइड बाय साइड समय निकालकर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समय निकालकर पढ़ते रहिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो और समय मिलता है, उतना समय आपको मिलता है। फिर एक प्रश्न आपके दिमाग में और आ सकता है कि सर कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा? क्या हमें अपने बोर्ड के एग्जाम, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी आते हैं, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं, कुछ और सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें समय कितना मिलेगा? तो मान के चलिए कि नवंबर या दिसंबर तक एट द मोस्ट आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, दिसंबर तक आते आते, और फिर आपके पास लगभग 1 महीना बचता है अपने पूरे के पूरे बोर्ड्स के जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने का, क्योंकि मैक्सिमम जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है वो तो क्लास में ही कवर हो चुके होंगे, तो इतनी कोई खास दिक्कत नहीं आती। फिर एक मन में और सवाल उठता है कि स्कूल और साथ में आईआईटी जेईई के लिए जो क्लासेस हैं दोनों को मैनेज कैसे किया जाएगा? तो लेट मी टेल यू, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर स्कूल गोइंग हैं और उसके बावजूद उन्होंने जेईई एडवांस और जेईई मेंस फोड़ा है, ठीक है। तो अगर आप एक सिस्टमैटिक वे में चलेंगे, टाइम थोड़ा कम बर्बाद करेंगे, क्योंकि टाइम की कमी उन्हीं के पास होती है जो समय को सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। अगर आप रील से दूर रहेंगे, इंटरनेट सर्फिंग से दूर रहेंगे, थोड़ा 1 साल के लिए यार दोस्त बनाइए, लेकिन थोड़ा एक सीमा में रहिए, एक लिमिट में रहिए। अगर आप इस सबको करते हैं तो स्कूल और साथ आईआईटी जेईई बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। और आप ये भी कर सकते हैं, जब आप स्कूल जाते हैं तो 6 के 6 दिन स्कूल ना जाकर यू कैन टेक अ ब्रेक ऑन सैटरडे, और सैटरडे संडे को खूब लगकर 2 दिन लगकर पढ़ाई करिए, ताकि जो भी उस वीक में अगर आपका कुछ बैकलॉग रह गया, कुछ छूट गया, तो उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो स्कूल और बोर्ड्स दोनों बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाते हैं, इसलिए कोई खास चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देख रहे हो, एक एक सवाल का जवाब आपको यहां मिल गया आपने। अब
यह गलतियां मत करना। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो अक्सर बच्चे कर देते हैं। क्लास 11th से बाद जब वो क्लास 12th में जाते हैं, IIT की तैयारी करते हैं, कुछ गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं। नॉट अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली। सर आज शादी में जाना है, सर आज, है ना, आज हमारे घर में यह है, आज हमारे घर में वह है, सर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सर आज खेलने जाना है, सर आज हमने मैच रख लिया है। तो इस तरह के एक्सक्यूजेस देकर आप कभी भी क्लासेस मिस ना करें। अपनी ऑनलाइन क्लासेस को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करें जैसे ऑफलाइन क्लासेस हैं, ठीक है ना। क्लास में जब आप बैठे तो बिल्कुल एक डेकोरम मेंटेन करें, एक डिसिप्लिन मेंटेन करें, और अपने घर में आपके मम्मी पापा को सबको पता होना चाहिए कि आपकी क्लास चल रही है, और मेक श्योर कि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। जब आप क्लास देखें तो सिर्फ क्लास देखें, है ना। साथ में एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए। आपके पास 2 कॉपी होनी चाहिए, एक तो नोट्स कॉपी और एक रफ कॉपी। नोट्स कॉपी में अगर आपके पढ़ने की स्पीड, आपके समझने की स्पीड अच्छी है तो साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, और रफ कॉपी में कैलकुलेशंस करते जाइए। टीचर जो क्लास में सॉल्व कर रहा है उसके साथ साथ सॉल्व करिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो कहने का मतलब है ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ नाम की ऑनलाइन है, दे आर वेरी क्लोज टू ऑफलाइन क्लासेस। यानी वो सिर्फ मानने के ऊपर है। अगर आप डिसिप्लिन में चलेंगे तो आपको घर बैठे ऑफलाइन का मजा ऑनलाइन के थ्रू मिल जाएगा। तो इसीलिए क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी है। फिर नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ। टीचर हर बार क्लास में कुछ ना कुछ होमवर्क देगा, क्लास में जो क्वेश्चंस कराए हैं उन्हें घर में एक बार दोबारा सॉल्व कर लेना चाहिए, फिर होमवर्क पूरा करना चाहिए। अगर आप ये सब कर लेते हैं आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बच्चे सिर्फ वीडियो देखने को ही अपनी तैयारी मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ मेरा चैप्टर खत्म हो गया। खत्म क्या हो गया, उसने उस चैप्टर के सारे वीडियोस देख लिए तो उसको लगता है उसका चैप्टर खत्म हो गया। तो सही मानिए उसका चैप्टर सही में खत्म हो गया है। हाँ, खत्म हो गया है उसका वो चैप्टर, वो टॉपिक ही खत्म हो गया है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैथ्स में बिना प्रैक्टिस के कुछ है ही नहीं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भैया टॉपिक बर्बाद होगा ही होगा। तो इसलिए आपको एक डिसिप्लिन लाइफ में जीना है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अपने डे को प्लान करना है। जो होमवर्क टीचर दे वो रोज का रोज आपको कंप्लीट करना है। अगर आप यह करेंगे तो वो जो मैजिक वर्ल्ड है ना, IIT, वो आपको जरूर मिलेगा, वो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन मेहनत अल्टीमेटली करनी तो आपको ही पड़ेगी। फिर नॉट टेकिंग टेस्ट। अक्सर यह देखा गया है, सर मेरी तैयारी पूरी नहीं है, अभी मेरा कुछ बैकलॉग है सर, तो क्या मैं टेस्ट दूं, मन नहीं कर रहा, सर कुछ आता ही नहीं तो मैं टेस्ट छोड़ दूं। तो अक्सर बच्चे टेस्ट के परिणाम से इतना घबराए हुए होते हैं कि वो टेस्ट नहीं देते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट। टेस्ट आर द रियल बैरोमीटर टू टेस्ट द लेवल ऑफ प्रिपरेशन दैट यू हैव मेड। मान लीजिए टेस्ट में 10 टॉपिक पूछे जा रहे हैं, मेरे 4 टॉपिक तैयार हैं, कोई बात नहीं, मुझे फिर भी टेस्ट देना चाहिए। कम से कम उन 4 टॉपिक के बारे में तो पता चलेगा, उनके सवाल मुझसे बने कि नहीं। या फिर मैं ऐसी सोचे बैठा था मेरे 4 टॉपिक्स अच्छे हैं, है ना, या फिर मेरे 10 के 10 टॉपिक्स हैं, तो सर लेकिन बहुत डर लग रहा है सर, डर के मारे सर टेस्ट नहीं दे पा रहा हूं, लग रहा है छोड़ दूं। तो यार जो डर अभी लग रहा है ये डर कल को जेईई मेंस के एग्जाम देते वक्त भी लगेगा। और डर को जीतने की सिर्फ एक ही तरीका है, उस डर को बार बार फेस करो। तो एग्जाम टेस्ट जरूर दो, टेस्ट जरूर दो, चाहे आपकी प्रिपरेशन पूरी हो या ना हो। सच मानिए जेईई मेंस वाले दिन भी आपको यह महसूस होगा, काश चंद महीने या चंद दिन मिल गए होते तो तैयारी कुछ अलग ही होती। हर किसी बच्चे को ऐसा महसूस होगा। तो तैयारी कभी भी कंप्लीट नहीं होती, ठीक है ना, प्रिपरेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो इसलिए टेस्ट जरूर देना है, चाहे आपकी तैयारी कैसी भी हो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहां मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीडब्ल्यू में जो भी आप टेस्ट देते हैं उनकी बहुत अच्छी, बहुत गहराई से पूरी की पूरी जो एनालिसिस है वो आपको टेस्ट के बाद मिलती है, जहां पर आपको ये बताया जाता है आपने किस क्वेश्चन पे कितना समय लगाया, किस टॉपिक से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, किस टॉपिक से आपने कितने क्वेश्चन गलत किए, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, वो है सब चीजें आपको एनालाइज करके दी जाती हैं। तो एक बहुत अच्छा सा टेस्ट एनालिसिस पीडब्ल्यू ऐप पर जब आप टेस्ट देंगे तो वह अवेलेबल है। तो क्योंकि टेस्ट से आपको पता चलता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, और वो एक अच्छी एनालिसिस के थ्रू आपको बेहतर पता चल जाता है कि इस चैप्टर में तो मैं ठीक ठाक हूं, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे दिक्कत है। साथ साथ आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिल जाती है। जैसे रियल टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं, पीडब्ल्यू में रियल टेस्ट सीरीज की भी बात की जाती है, जहां पर रियल टेस्ट सीरीज में
आपको ऑल इंडिया रैंक प्रोवाइड किया जाता है। आपको बिल्कुल जेई एडवांस, जेई मेंस का जो माहौल होता है उसी माहौल में आपको टेस्ट उपलब्ध कराए जाते हैं। नियरेस्ट पीडब्ल्यू सेंटर पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं, है ना, ऑफलाइन मोड में, मतलब ऑनलाइन मोड में वहां जाएं, बिल्कुल वैसा माहौल होगा जैसा एग्जामिनेशन के एग्जैक्ट दिन जैसा माहौल होगा, वैसे ही माहौल वहां रेप्लिकेट किया जाएगा और साथ साथ आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी दी जाएगी। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप पूरे भारत में कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, ठीक है ना। नहीं तो कईयों के लिए कई लोग घर में सोच के बैठते हैं कि हमारी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी है, हमने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन जब उनका परसेंटाइल आता है दैट इज अ मेजर शॉक फॉर देम। तो उस तरह का शॉक आपको एग्जाम में ना लगे, पहले ही आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और जो आपका रियल टाइम स्कोर आ रहा है वही स्कोर आपको वहां भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे। तो इस तरह का रियल टेस्ट सीरीज भी पीडब्ल्यू में होती है। नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर रियल टेस्ट सीरीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि असल में रियल टेस्ट सीरीज है क्या। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया कि आप जाकर बिल्कुल जेई मेंस और जेई एडवांस के माहौल को क्रिएट किया जाता है उन तरह के उन टेस्ट को कंडक्ट करते वक्त। तो इसके लिए और डिटेल में जाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखिएगा। तो टेस्ट एनालिसिस पीडब्ल्यू में बहुत अच्छे से अवेलेबल रहती है, आपको आपकी कमियां पता चलती हैं, ठीक है। साथ साथ जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलते हैं, लाइव लेक्चर्स पीडीएफ मिलती हैं लेक्चर नोट्स की। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको बैच के साथ मिलते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, लैक ऑफ रिवीजन। ये सबसे बड़ा कारण है। सब पढ़ा तो सब कुछ था, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो सर उसके सारे सवाल हमसे बन जाते थे, सारे सवाल बन जाते थे, लेकिन अब एक महीने बाद सर वही सवाल जो हमने बनाए हैं, खुद से बना लिए थे, अब वो बनाने बैठते हैं तो सर नहीं बन रहे, बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फील हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, है ना। तो यह सब क्यों होता है? यह सब होता है लैक ऑफ रिवीजन के कारण। तो आपको सैटरडे संडे में बैठकर, मान लीजिए जैसे सबसे पहले मान लो आपने पढ़ा डिटर्मिनेंट, फिर पढ़ा मैट्रिक्स, है ना, और फिर पढ़ा मान लो फंक्शन, मान लो ये पढ़ा, अब आप फंक्शन पर आ गए। अब फंक्शन पर आ गए तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आपके दिमाग में धुंधला धुंधला हो गया। तो आपको क्या करना है, बैठकर जो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स है जो अब काम आएंगे, उन नोट्स को एक बार फिर पढ़ लेना है, उसके क्वेश्चंस को एक बार फिर सॉल्व करके देख लेना है, ताकि जो चैप्टर पीछे वाले कवर हो गए थे वो आपके दिमाग में बने रहे। ऐसा ना हो आगे आगे पाठ पीछे सपाट, ये नहीं होना चाहिए। तो आपको सारे के सारे चैप्टर्स के टच में रहना चाहिए। अक्सर मैं क्लास में एग्जांपल देता हूं, अगर ये हमारा सिलेबस है ना, तो then you should be this circle which touches all the sides of this hexagon। यानी कि आपको एट वन टाइम पूरे के पूरे सिलेबस के साथ कांटेक्ट बनाए रखना है। यानी ऐसा ना हो कि आज फंक्शन चल रहा है और मैं आपसे डिटरमिनेंट का एक सवाल पूछूं तो आपको सर अभी तो रिवाइज नहीं किया, याद नहीं आ रहा, रिवाइज करेंगे तो बताएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी तैयारी को सॉलिड तभी मानिएगा जब आप इस स्थिति में हो कि चैप्टर यहां कहीं नीचे चल रहा हो और कोई टीचर आपसे इसका सवाल पूछ ले तो आप बता पाए, आपको ये कहने की जरूरत ना पड़े कि सर अभी थोड़ा रिवीजन करना बाकी है, रिवाइज कर लेंगे तो बता पाएंगे। तो इसलिए या रोज मुझे 10 सवाल करने हैं, ठीक है ना, अलग चैप्टर्स के, है ना, पिछले चैप्टर्स के। फिर दूसरी बात, एक और यहां बात मैं बताना चाहता हूं, आपको मैथ्स में 24 घंटे में कम से कम 24 सवाल तो सॉल्व करने ही चाहिए, है ना। अगर आप 24 घंटे में 24 सवाल, कम से कम 24 सवाल सॉल्व कर रहे हो तो मान के चलिए आपकी जो प्रिपरेशन है कम से कम मैथमेटिक्स में बहुत बढ़िया चल रही है। तो 24 घंटे में 24 सवाल, यानी प्रतिदिन आपको 24 सवाल सॉल्व करने ही करने हैं खुद से, ठीक है। तो जो भी क्लास में होमवर्क दे टीचर, या फिर जो भी क्लास में टीचर ने क्वेश्चंस कराए हैं वो घर में जरूर करिए और 24 सवाल कम से कम अपने पेन से जरूर करके देखिए। आपका तैयारी सही में बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो रिवीजन बहुत अच्छे से करना है और डेली कम से कम कितना करना है भैया, डेली कम से कम आपको करने हैं 24 सवाल। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला भाई? फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि क्लास 11th अगर हमने अच्छे से नहीं पढ़ी, जिसे हम अपने और शब्दों में कहते हैं बर्बाद है, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। क्लास 12th इज अ लॉट अनरिलेटेड टू क्लास 11th। और क्लास 11th के जो टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने चाहिए वो हैं बेसिक मैथ्स,
क्वाड्रेटिक और साथ में ट्रिग्नोमेट्री, ये जगह जगह पर यूज होंगे, लेकिन इनके बारे में भी टीचर जब क्लास में पढ़ाएंगे तो बिल्कुल बता दिया जाएगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो क्लास 11 से उठकर क्लास 12 में आएंगे, जैसे लिमिट हो गया, फिर उसके बाद फंक्शन हो गया, रिलेशन हो गया। तो सर अगर हमने वो नहीं पढ़ रखे तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये पढ़ाए जाएंगे बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाए जाएंगे, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और रही बोर्ड्स की बात, तो बोर्ड साथ साथ जब आप जेईई की प्रिपरेशन करेंगे उसके दौरान ही बोर्ड भी पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। साथ साथ ये भी बोल दूं, कुछ नया मटेरियल, कुछ नई किताबें अभी खरीदने की जरूरत नहीं है। क्लास में जब टीचर पढ़ाएंगे जो वो बताएंगे वो करिएगा, फॉलो योर टीचर ब्लाइंडली। तो बोर्ड की चिंता दूर हो गई, क्लास 11th की चिंता दूर हो गई। क्लास 11th हमें साथ साथ कैसे कवर करनी है वो भी मैंने आपको बताया, रिवीजन करनी है, टेस्ट देने से बचना नहीं है, टेस्ट रेगुलरली देने हैं, ठीक है, और क्लास रेगुलरली अटेंड करनी है। अगर आप ये सब चीजें मानकर, मेरी बात मानकर पूरा साल चलोगे तो डेफिनेटली एंड में आप अपने आप को किसी एक अच्छी आईआईटी में एक अच्छी ब्रांच के साथ पाओगे। तो बस इतना ही, एंड दैट इज ऑल। यहां पर मैं थोड़ा लक्ष्य के बारे में बता दूं। लक्ष्य जेईई क्लास 12th जेईई 2026, ये जो बैच है उसकी जो कॉस्ट है वो है 4900 फॉर द कंप्लीट ईयर, जिसमें तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। लाइव क्लासेस होंगी नोट्स के साथ, ठीक है ना, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी मिलेंगे, डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, नोट्स एंड रेगुलर टेस्ट नोट्स भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे जहां तक, और रेगुलर टेस्ट भी होंगे। 24/7 डाउट सपोर्ट भी होगा, पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग भी होगी। तो यह आप जानते हैं इंडिया का सबसे बड़ा बैच है, जिसमें बहुत 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 सारे बच्चे होते हैं, और यह कहने की जरूरत नहीं है, इसके रिजल्ट दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स, है ना, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। उसके रिजल्ट अपने आप में ही जादुई रिजल्ट्स होते हैं। बहुत सारे रिजल्ट्स, बहुत सारे बच्चे जेईई एडवांस तक फोड़ डालते हैं, है ना, सुशांत ऑल इंडिया रैंक 52। तो मतलब क्या एग्जाम्पल दें आपको इस बैच के बारे में। तो जरूर इस बैच का हिस्सा बनिए और अपने सपनों को, अपने सपनों के कॉलेज को, और उसमें जो आपने ब्रांच सोची हुई है उसको पाने का यह सुनहरा मौका है। हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए और जल्दी से इस बैच को ज्वाइन करिए, ताकि डे 1 से आप पूरे एंथू के साथ हमारे साथ मेहनत कर सकें और हम आपके सपनों को साकार कर सकें। थैंक यू एवरीवन, एंड दैट इज ऑल। फिर मिलते हैं, टाटा एंड बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।